थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन थर्ड लॉ अगर मैं बात करूं तो यहां पर न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है बेटा, लिखिएगा इसमें, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब कोई भी एक्शन है उसका इक्वल एंड अपोजिट जो है हमारा रिएक्शन है। ये हुआ मतलब एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब आप बात करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, तो हम जैसे मान लो कि बात करते हैं किसी सिंपल में, ये अर्थ का सरफेस है, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस तरह का वुडन ब्लॉक, और उस पर कोई बंदा ये खड़ा हुआ है, ठीक। ठीक, ये बंदा कुछ कोई खड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक। अब बोल रहा है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब यहाँ पे बोला जाए तो यहाँ पे हमारी तीन चीजें यहाँ पे हमारी मिली है हमें। एक तो यहाँ पर ये बंदा है, दूसरा वुडन ब्लॉक है, और जो थर्ड है यहाँ पे अर्थ सरफेस है। समझना इसको, इसका रियल मीनिंग क्या है। अगर मैं इस बंदे को, इनको अगर मैं तीनों को अलग अलग कर दूं तो ये यहाँ पे हमारा बंदा हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर बंदे के बाद एक यहाँ पर एक वुडन ब्लॉक है क्या, और तीसरा यहाँ पे अर्थ का सरफेस। यही कुछ चीजें हो रही है हमारी, क्लियर है बेटा। अच्छा, इसको अगर मैं बात करूं इस बंदे की, तो बंदे का मास मान लो स्मॉल m है, जो भी है, इसका कैपिटल M है, अर्थ तो अर्थ ही है। तो अच्छा, यहाँ पे इस बंदे पे नीचे की ओर यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे mg, जिसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स है ये? अच्छा, हम सब पे लग रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है यहाँ पे। ग्रेविटेशनल, मैं अगर मान लो कि मैं 70 kg अपने आप में रखता हूँ, तो 70 kg का मतलब क्या होता है कि मुझ पे 70 × g नीचे की ओर लग रहा है क्या? अरे बात समझ में? तो यार यहाँ पे नीचे की ओर कौन सा लगता है? हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ये इस ब्लॉक पे खड़ा हुआ है, तो ये जो ब्लॉक, वुडन ब्लॉक, इसके ऊपर की एक नॉर्मल लगा रहा है यहाँ पे n1। कितना लगा रहा है यहाँ पे? n1। इतने फोर्स लग रहे हैं क्या इस पे? है ना, इस बंदे पे इतने फोर्स लग रहे हैं कि ये वुडन ब्लॉक पे खड़ा है, तो वुडन ब्लॉक क्या लगा रहा है? ऊपर की ओर नॉर्मल, और नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg। ये बंदे का काम खत्म हो गया। अच्छा, एक बात बताओ, अब इस वुडन ब्लॉक की बात कर रहे हैं। इस वुडन ब्लॉक पे अगर ये वुडन ब्लॉक इस बंदे के ऊपर की ओर n1 फोर्स लगा रहा है नॉर्मल, तो क्या ये बंदा भी इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में n1 लगा रहा होगा? अरे बात समझ में? मैंने बोला ना, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर ये वुडन ब्लॉक इस बंदे पर ऊपर की ओर नॉर्मल लगा रहा है फोर्स, तो ये बंदा भी नीचे की ओर नॉर्मल लगा रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन सेम फोर्स। अरे बात समझ में? ऐसे नीचे ये क्या अर्थ के सरफेस से टेका हुआ है, तो अर्थ जहां पे टेका हुआ तो ऊपर की ओर इस पे ये अर्थ का सरफेस भी एक नॉर्मल लगा रहा होगा क्या? नॉर्मल फोर्स मैंने बोला कि हमेशा कांटेक्ट फोर्स लगता है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मुझ पे भी क्या ये सरफेस ऊपर की ओर नॉर्मल लगा रहा है? बात समझ में आ रही है मेरी? तो इस पे अर्थ का सरफेस भी n2 लगा रहा है, उतना ही अच्छे वुडन ब्लॉक जितना लगा रहा है। अभी वुडन ब्लॉक के टच है कि अर्थ के सरफेस के साथ, यहाँ पे देखो जरा। तो अगर ये अर्थ सरफेस वुडन ब्लॉक पे ऊपर की ओर n2 लगा रहा है, तो ये वुडन ब्लॉक पे कहां की ओर n2 लगा रहा होगा? इसको बताओ जरा। नीचे की ओर। तो पूरा इसका एलबीडी बन गया। अपने तीनों को क्या किया? मैंने तीन लिया, अर्थ सरफेस, वुडन ब्लॉक, और ये कोई मेन है। तो इस मेन का अगर मैं बात करूं तो इस मेन पे क्या क्या चीजें बनती हम देखते हैं। ये खड़ा हुआ है वुडन ब्लॉक पे, तो वुडन ब्लॉक ऊपर की ओर कौन सा फोर्स लग रहा है? नॉर्मल, इसे n1 दे दिया। ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग रहा है? नीचे। अच्छा, इस ब्लॉक का भी m है, तो यहाँ पे नीचे की ओर बताओ कौन सा फोर्स लगेगा? g। अरे मेरी बात समझ में? ऐसे यहाँ पर अगर मैं बात करूं वुडन ब्लॉक की, तो वुडन ब्लॉक अगर ये बंदा इसमें खड़ा है, तो बंदे के ऊपर n1 लगा, तो बंदा इसमें कहां लगा है? नीचे। वुडन ब्लॉक टच है क्या नीचे अर्थ ग्राउंड से? तो अर्थ का ग्राउंड कहां लगा है? ऊपर। इसका खुद का भी कोई मास है, तो इसमें नीचे की ओर क्या लगेगा? बात समझ में आ गई? अर्थ की सरफेस की बात करें तो अर्थ के सरफेस से सिर्फ एक ही चीज टच हो रही है, यहाँ पे कौन है? वो वुडन ब्लॉक। अरे बात समझ में? तो वुडन ब्लॉक के ऊपर अर्थ सरफेस ऊपर की ओर नॉर्मल लगा रहा है, तो ये वुडन ब्लॉक
किधर लगाया इसको हमने तीनों को अलग है। तो मतलब देखो यहाँ पे एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखो जरा अप डाउन n1 n2 n1 n2 क्या आपको अप डाउन नहीं लग रहा है? एक पे ऊपर है तो एक पे नीचे। बात समझ में आ गई? तो ये क्या क्या बोल मेरा ओवरऑल कहने का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, जैसे मैं अगर इस मार्कर को ऐसे थाम के रखा हूं, अगर मैं इस पे एक फोर्स लगा रहा हूं तो ये मार्कर भी मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है क्या? लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे मैंने इन उंगलियों से इसको ऊपर से पकड़ रखा है तो मैं यहाँ पे इसमें नीचे मस्कुलर फोर्स लगा रहा हूँ नीचे की ओर, तो ये मार्कर ऊपर की ओर क्या लगा रहा हूँ मेरी उंगलियों पे? नॉर्मल फोर्स लगा रहा हूँ। बात समझ में आ गई मेरी? मतलब जहां पे हम फोर्स लगाते हैं जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स हो जाता है। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये थर्ड लॉ समझ में आ गया सारे बच्चों को? तो हमने यहाँ पे दो तीन लॉस पढ़े हैं। तीन लॉस में पहला लॉ क्या था कि इफ एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज जीरो, मतलब कोई वैल्यू नहीं है उसकी, तो उस केस में ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन से मोशन कर रहा है तो मोशन में रहेगा। पहला ये पढ़ा था। सेकंड में पढ़ा था आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp अपॉन dt will be equal to the external force applied on any object। यही था क्या हमारा? थर्ड लॉ क्या था हमारा? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बात समझ में आ गई? तो तीनों लॉज हमने कवर कर लिए। अब इस पे आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब अगर आपने आज की क्लास में फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख लिया तो आप आधी फिजिक्स तो ऐसे ही सीख गए। ठीक है, तो आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट एंड इट इज हाउ टू मेक हाउ टू ड्रा, ये ज्यादा अच्छा होगा, फ्री बॉडी डायग्राम। इसे शॉर्ट में बोलते हैं अपन एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। कि हम फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएं? ठीक है, तो कुछ बेसिक यहां पर पॉइंट्स है, हर पॉइंट्स को आपको समझना है, और ये पॉइंट समझना तो और भी आसान है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना उससे भी ज्यादा आसान है। ठीक है, तो कुछ भी टफ नहीं होता यहाँ पे। सबसे पहले हमें क्या करना है? एनालाइज करना है ऑल फोर्सेस। एनालाइज ऑल फोर्सेस। अब यहाँ पे ऑल फोर्सेस में दो तरह के फोर्सेस होते हैं, कॉन्टेक्ट एंड नॉन कॉन्टेक्ट। एनालाइज का मतलब क्या होता है? देखना है, मतलब हमें उनकी डायरेक्शन किधर है और यहाँ पे किधर। जैसे मान लो मैंने सुना कि भैया ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कहाँ लगता है? नीचे की ओर लगता है। अरे बात समझ में? ऐसे कॉन्टेक्ट फोर्स जो नॉर्मल फोर्स है वो कहाँ लगता है बताओ जरा? जरूरी मतलब जहां पर भी हमारा कांटेक्ट है उसके जस्ट परपेंडिकुलर। आगे का समझ में? अगर हम नीचे कांटेक्ट करे हुए तो हम पे कहां लगेगा? ऊपर की ओर। और अगर ऊपर से कांटेक्ट करे हुए तो कहां लगेगा? नीचे। मतलब जहां पर भी कांटेक्ट हो रहा है जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन। आगे का समझ में? फोर्सेस यहां पे एक और पॉइंट इसमें जोड़ देते हैं, विंड डायरेक्शन। आगे का समझ में? यस। सेकंड वन, डिजाइन एक्स वाई प्लेन। अब क्या करना है हमें फोर्सेस पता चल गए। अब हम क्या करते हैं? डिजाइन एक्स वाई प्लेन। मतलब इस तरह से एक्स वाई प्लेन का मतलब ये होता है कि एक को हम एक डायरेक्शन को एक्स मान लेते हैं और एक को क्या, अभी शुरू हुआ है जस्ट पहले भी चल रहा। तो पहला क्या हो गया? डिजाइन एक्स वाई प्लेन। मतलब हमें क्या बताना है? एक एक्सिस को तो हम एक्स मान लेते हैं और एक को क्या मान लेते हैं बेटा? वाई मान लेते हैं। यहाँ तक का सीन क्लियर है सारे बच्चों को? उसके बाद नेक्स्ट वाले हमने करना है कि भैया जो भी हम एक्स वाई प्लेन में, तो अगर मान लो कोई फोर्स ऐसे भी लगा रहा है तो इस फोर्स का भी हम कंपोनेंट ले लेंगे। जैसे मान लो ये एंगल थीटा है तो इस डायरेक्शन में एफएक्स कंपोनेंट आ जाएगा, इस डायरेक्शन में एफवाई। जैसे एफ लग रहा है तो इसका थीटा की डायरेक्शन में जो होता है वो क्या होता है बताओ जरा? एफ cos थीटा। और एफवाई क्या होता है बताओ जरा? थीटा। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से कंपोनेंट भी हम यहाँ पे निकाल लेंगे। ये जितना समझना टफ है उससे ज्यादा आसान इसको बनाना इजी है। तो अब देखते हैं हम डिजाइन एक्स वाई प्लेन। उसके बाद जितने भी कंपोनेंट्स है लास्ट मतलब जो समीशन ऑफ fx इक्वल टू 0 कर लेंगे एंड समीशन ऑफ fy इक्वल टू 0 कर लेंगे। fx इक्वल टू 0 करने का और fy इक्वल टू 0 करने का मतलब ये होता है हमें ये कि
काम करना है कि ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स करने हैं, लेफ्ट वाले फोर्स बराबर राइट वाले फोर्स कर देते हैं। बात समझ में आ गई कि जितने फोर्स इधर अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है जो भी है, तो उस केस में जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लग रहा है, जितना ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे लग रहा है। बात समझ में आ गई? देखो बिल्कुल कंपटीशन लेवल का पढ़ रहे हैं अपन लोग, थोड़ा थोड़ा मेरे ख्याल से हर चीज समझ में तो आ रही होगी ना बच्चों को। कहीं पर भी जरा सा भी डाउट लगे तो मुझे बताइएगा। फिर यहाँ पे ये करने के बाद वी विल गेट इक्वेशन, हमें यहाँ पे क्या मिलेगी बताओ जरा? इक्वेशंस मिलेगी और सोल्व है, और जो भी इक्वेशन होगी उसे उन्हें क्या कर लो भैया? सोल्व कर दो, तो वहां से हमारा आंसर मिल जाएगा। अभी अपन इस पे एक दो एग्जांपल लेंगे तो ऑटोमेटिक आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। पहला पॉइंट क्या, सारे फोर्सेस को एनालाइज करना है हमें, सारे फोर्सेस एनालाइज करना है और साथ में उनकी डायरेक्शन के साथ एनालाइज, मतलब अगर किधर क्या लगा, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, कोई कांटेक्ट सरफेस पे रखा तो उसके परपेंडिकुलर। उसके बाद दूसरा टारगेट क्या हमारा? एक्स वाई प्लेन बना लो, एक को एक्स डायरेक्शन मान लो, एक को क्या मान लो? वाई। सारे कंपोनेंट निकाल लेंगे, अगर मान लो फोर्स इधर उधर भी लग रहा है तो कैसे निकालेंगे? F cos थीटा sin निकाला है। बात समझ में आ गई? उसके बाद जितने भी एक्स डायरेक्शन के फोर्स है उनको भी क्या कर देना है? जीरो। जैसे एक्स वाला हमने हॉरिजॉन्टल मान लिया, तो जितना राइट वाला फोर्स होगा उतना ही क्या होगा? लेफ्ट वाला फोर्स। अरे बस समझ में भाई को अपन ने से अप डाउन डायरेक्शन माना, तो जितना ऊपर वाला फोर्स उतना ही नीचे वाला फोर्स। तो वहां से हमें इक्वेशन मिलेगी, उस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे जो भी चीजें आपसे पूछी गई वो यहाँ पे मिल जाएंगी। और हर टाइम अपन ऐसा ही करेंगे, तो इनको आप नोट कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन में क्या होता है, जैसे मान लो हम इस पे रिलेटेड एग्जांपल्स हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो आपने एक वॉल है, थोड़ा सा ये अपनी कोई वर्टिकल वॉल है, यहाँ पर एक बलून इस तरह से टंगा हुआ है और इसका जो यहाँ से ये इस तरह से बंधा हुआ है, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेट इस तरह से, ये बलून यहाँ पे बंधा हुआ है, ठीक है। इसका जो मास है वो मान लेते हैं अपन m, ठीक है। ये यहाँ पर इस तरह से हमारा यहाँ पे फ्लोर है, ठीक। अब अच्छा, इसका अगर मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है इस बॉल का, कैसे बनाऊंगा मैं? अब हमें देखो कैसे देखना है, आप लोग मुझे सारी चीजें बताओगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, सबसे पहले यहाँ पे नीचे की ओर ये वाला एंगल मान लो इसने बंदे दे रखा है, कितना है? अच्छा नीचे की ओर कौन सा फोर्स लगता है हमेशा बताओ? लगा दिया। अच्छा यहाँ पे रस्सी से बंधा हुआ है क्या? यहाँ पे ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स लगता है? बना लिया अपन ने। अरे बात समझ बेटा, यहाँ से मैं इस तरह से यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाता हूँ इस तरह से। उसके बाद मैंने डॉटेड लाइन बना दी, एक को मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस ले लिया, एक को क्या मान लिया मैंने? वाई एक्सिस। इस तरह से बना लिया अपन। उसके बाद अच्छा यार यहाँ पे कांटेक्ट है क्या? यस कांटेक्ट है, तो बताओ नॉर्मल फोर्स कहाँ लगेगा? परपेंडिकुलर लगेगा। यस क्योंकि कांटेक्ट इधर है तो यहाँ पे नॉर्मल कहाँ लगेगा? इधर। मेरी बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को? नीचे mg रस्सी बंधी है तो क्या टेंशन, इधर नॉर्मल क्योंकि कांटेक्ट हो रहा है, समझ में आ गया? चलिए ये t है, तो यहाँ पे ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, क्या बताओ? ये पढ़ा हुआ ना। उसके बाद ये t है, तो इसका ये जो हो जाएगा कंपोनेंट वो t cos थीटा, थीटा के साइड में जो होता है वो t cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर होता है sin थीटा। और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है इसमें। अरे बस एक को x एक्सिस मान लिया और एक को क्या मान लिया अपन ने? y एक्सिस। अच्छा अगर मैं यहाँ पर समीशन ऑफ fx इक्वल टू 0 करता हूँ, समीशन ऑफ fx का मतलब 0 करने का मतलब होता है जितना राइट वाले फोर्स उतना ही लेफ्ट वाला फोर्स। तो यहाँ पे बताओ t sin थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ बताओ जरा, n के इक्वल हो जाएगा क्या? x एक्सिस के सारे फोर्स 0 करने का मतलब ये होता है कि जितना राइट में लग रहा है उतना ही लेफ्ट में लग रहा है। अरे समझ में, जितना राइट में लग रहा है उतना ही लेफ्ट में लग रहा है, मतलब दाएं बाएं वाले फोर्स क्या हो गए? सेम। अच्छा ऐसे ही अगर मैं समीशन ऑफ fy इक्वल टू 0 करूं, ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स, ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है बताओ? t cos थीटा इक्वल टू नीचे की ओर mg। बात समझ में आ गई? अगर मुझसे एंगल वगैरह पूछा जाए, जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसे इक्वेशन नंबर क्या देते हैं? सेकंड। अगर मुझसे नॉर्मल पूछा जाए तो मैं ऐसा कर सकता हूं क्या कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैं डिवाइड कर दूं इक्वेशन नंबर सेकंड से, तो क्या हो जाएगा बताओ जरा? t sin थीटा अपॉन t cos थीटा इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय g। t से t क्या हो गया? sin अपॉन cos क्या हो गया? tan थीटा होता है क्या?
इस mg को इधर ले आए तो यहाँ से नॉर्मल इक्वल टू ये mg इधर आ गया mg sin अपॉन cos tan थीटा। तो क्या हमें यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू निकालनी है? यस। तो हमसे क्वेश्चन में अगर नॉर्मल पूछा गया तो हम निकाल लेंगे। यस। ये समझ में आया कि नहीं? फ्री बूट डायग्राम आ गया बेटा। नीचे mg कांटेक्ट है तो नॉर्मल, रस्सी लगी हुई तो टेंशन फ्री। कंपोनेंट बताएं आ गया समझ में ये? यस। तो चलिए भैया ये इसका इलिस्ट्रेशन फर्स्ट था, नोट कर लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक चिड़िया बैठी हुई है तार पे। अब ये चिड़िया जैसे बैठेगी तो क्या ये तार थोड़ा सा नीचे की ओर आ जाता है क्या इस तरह से? आ रही बात समझ में? तो आपको ये निकालना है कि इसका आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? मान लो कि ये एक एंगल जो बन रहा है ये वाला यहाँ से यहाँ तक का ये अल्फा बन रहा है और ये वाला क्या बन रहा है? बीटा बन रहा है। आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, इस वाले तार में अगर मान लो मैं टेंशन मान लेता हूं T1 और इस वाले तार में टेंशन मान लिया मैंने T2। बात समझ में आ गई यहाँ पे? चलिए आप मुझे बताएंगे नीचे की ओर कौन सा फोर्स लगेगा बताओ जरा। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg। आ रही बात समझ में? उसके बाद ये तार पर बैठी भैया। अच्छा तो यार इस पे तार पे इधर भी टेंशन लग रहा है, उधर भी क्या लग रहा है? टेंशन लग रहा है। चलिए तो ये वाला जो T1 है तो यहाँ पे इधर की डायरेक्शन में क्या लग जाएगा बताओ जरा। अल्फा है तो बताओ क्या लगेगा? T1 cos अल्फा रहेगा क्या? इस डायरेक्शन में क्या लगेगा बताओ जरा। T1 sin अल्फा हो जाएगा। T1 sin। इज दैट क्लियर? ऐसे ये T2 है तो ये बीटा के साइड इधर क्या लगेगा बताओ जरा। T2 cos बीटा और इस डायरेक्शन में क्या T2 लगेगा? cos अल्फा सॉरी बीटा। बस और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, बट टेंशन है T1 T2 एंड ऐसे कुछ है। मतलब बीच में अपन ने ये कोई ब्लॉक बांध दिया या मतलब यहाँ पे इसको किसी को बिठा दिया, ये कुछ रहेगा क्या? अरे बिठा दिया मतलब यहाँ पे अपन ने किसी ब्लॉक को यहाँ पे बांध दिया। तो ब्लॉक पे किस तरह से लगेगा? जैसे चिड़िया बैठी वो सेम केस होता है, इधर T1 इधर T2। ये T1 का मतलब समझ में आया? T1 cos अल्फा T1 sin अल्फा। ऐसे T2 cos अल्फा T2 sin बीटा, सॉरी T2 cos बीटा T2 sin बीटा। ये समझ में आ गया कंपाउंड में? और नीचे की ओर क्या लगेंगे? क्या क्या करूंगा बताओ जरा आप मुझे यहाँ पे। वही दाएं वाले फोर्स बराबर बाएं वाले फोर्स। तो बताओ यहाँ पे आप लोग बताओगे मुझे क्या हो जाएगा बताओ जरा। T1 sin अल्फा इज इक्वल टू T2 sin बीटा। T2 sin बीटा ये कुछ हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिएगा। अच्छा ऊपर वाले फोर्स क्या क्या लग रहा है बताओ जरा। T2 cos बीटा प्लस T1 cos अल्फा इज इक्वल टू mg। दो इक्वेशन बन गई क्या हमारी? अरे बात समझ में इधर का हो गया सबका? अब यहाँ पे अगर दो इक्वेशन बन गई, अगर मान लो मुझसे बंदे ने पूछा कि भैया T1 और T2 क्या होगा, तो हम निकाल सकते हैं क्या इन दोनों इक्वेशन से? आपने पूरे 10th क्लास में यही सीखा है कि अगर आपके पास दो वेरिएबल हो और दो इक्वेशन हो तो क्या उसे निकाला जा सकता है? यस सर, बिल्कुल निकाला जा सकता है। ठीक है, तो अगर मेरे पास यहाँ पे दो इक्वेशन होने कैसे आई है मेरी बात समझ में आ गई है? नीचे mg T1 cos अल्फा T1 sin अल्फा T2 cos बीटा T2 sin बीटा। क्लियर है सारी चीजें? ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स, दाएं वाले फोर्स बराबर बाएं वाले फोर्स। इज दैट क्लियर? यस। चलिए भैया तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपन यहाँ से T2 को ऐसे लिख सकते हैं क्या बेटा? T1 sin अल्फा अपॉन sin बीटा। यस। नहीं आई मेरी बात समझ में? ये sin बीटा को कहां ले गए अपन? नीचे ले गए। नीचे। तो T1 sin अल्फा अपॉन sin बीटा ये हो गया। और इसकी जो वैल्यू है वो पुट कर दो आप इक्वेशन नंबर 2 में। 7 यहाँ पे 2 T1 cos अल्फा cos अल्फा प्लस T2 की जगह क्या रख दे बताओ जरा। T1 sin अल्फा अपॉन sin बीटा। sin बीटा इनटू cos बीटा। ऐसे कुछ हो जाएगा बेटा? यस इज इक्वल टू mg। ऐसे कुछ आ जाए। अच्छा इस sin बीटा को इधर ले जाएंगे अपन तो T1 cos अल्फा sin बीटा प्लस T1 sin अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू mg। और होल डिवाइड क्या हो जाएगा? sin बीटा हो जाएगा। इस sin बीटा को इधर ले जाओ क्या मैं? यस। कोई प्रॉब्लम किसी को? No। ये समझ में आ गया ना? इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 9th क्लास में सीख चुके हो गया। यस। चलिए यहाँ से कौन सी चीज जो कॉमन ली जा सकती है? T1 कॉमन ले लो। तो T1 कॉमन लेंगे। मैं पहले इसको लिख देता हूँ और कुछ नहीं। T1 यहाँ पे sin अल्फा cos बीटा प्लस इस
इसलिए साइन बीटा cos अल्फा ऐसे लिख देते हैं अपन इज इक्वल टू यहाँ पे बचा अपना mg sin बीटा। अच्छा ये कोई कुछ लग रहा होगा इसको देखते हैं sin a cos b प्लस cos a sin b यही पढ़ा गया है अपन क्या होता है sin a प्लस b होता है क्या फार्मूला होता है ये पढ़िए नहीं में यस यस चलिए बहुत बढ़िया तो t1 इसको लिख सकते हैं अपन sin अल्फा प्लस बीटा ऐसे लिख सकते हैं क्या बेटा mg sin बीटा। तो यहाँ से t1 इज इक्वल टू आ गया mg sin बीटा डिवाइडेड बाय sin अल्फा प्लस बीटा। ये बहुत ही टॉप क्लास क्वेश्चन है ये इजी नहीं है ठीक है आई थिंक सो कि समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद अगर मान लो t2 की वैल्यू पूछी बंदे ने तो यहाँ पे पुट कर दें t1 की तो t2 की वैल्यू भी आ जाएगी वैसे यहाँ से आसान है क्या बेटा ये कुछ भी टफ नहीं होता है। तो यहाँ से t2 की वैल्यू भी आप निकालोगे तो डायरेक्ट मैं पुट कर रहा हूँ तो t2 इक्वल टू जब यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे sin अपना बीटा से बीटा कैंसिल तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर mg sin अल्फा डिवाइडेड बाय sin अल्फा प्लस बीटा। चाहे तो आप ये वाली वैल्यू जो है ये t1 वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करके देख लेना तो वहां से आपकी t2 की वैल्यू डायरेक्टली ले जाएगी। बात समझ में आ गई? वापस रिवर्ट जाओ समझ में आ गया नीचे mg पूरा फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आ गया ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स लेफ्ट वाले फोर्स बराबर राइट वाले फोर्स। दो इक्वेशन बनी दोनों को सोल्व कर लिया वहां से किसकी वैल्यू मिल गई अपने को t1 एंड t2। तो हमसे कुछ भी पूछा जाए हमें सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम ये तो और भी टफ चीजें है मतलब जो नीट और जेईई मेंस में तो बहुत ही इजी आता है इसमें। इस बार नीट में इतना इजी क्वेश्चन आया था कि क्या बताएं मैं डायरेक्ट लेके आपको उसको सोल्व करने में अभी आप एलएलएम पढ़ लो उसको सोल्व करने में आपको मतलब x दो क्वेश्चन एलएलएम पे दो थे तो अगर उसको सोल्व करने में आपको 10 से 12 सेकंड के ज्यादा से ज्यादा टाइम लगेगा। देखा क्वेश्चन में आंसर आ गया इतना टाइम ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना है बेटा हमें क्योंकि हमें टॉप करना है ऐसा नहीं कि सिर्फ बस सिलेक्शन ले लिया हमने सिलेक्शन लेना तो हर बहुत बायां हाथ पे लेना है सिलेक्शन नहीं लेना है रैंक पे लाना है ठीक है। तो चलिए बेटा इसको नोट कीजिएगा फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अभी तक आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख लिया होगा। क्या करेंगे भैया सबसे पहले सारे फोर्सेस को एनालाइज करेंगे उनकी डायरेक्शन के साथ में क्या करेंगे उसके बाद फोर्सेस को बना देंगे और पता करेंगे कि भैया यहाँ पे हमें एक्स वाई प्लेन डिजाइन करना है। एक को एक्स मान लिया एक को क्या मान लिया वाई। एक्स के जितने भी फोर्सेस उनको जीरो कर देंगे। जीरो करने का मतलब होता है जितना राइट वाले फोर्स उतने ही लेफ्ट वाले फोर्स। बात समझ में आ गई? और वाई डायरेक्शन वाले को भी जीरो कर देंगे उसका मतलब क्या होगा जितना ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स। इज दैट क्लियर? इक्वेशन बनेगी सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है ये समझना अच्छे से इसे बोलते हैं सूडो फोर्स। सूडो फोर्स ये एक्चुअल में फोर्स नहीं होता है क्या कि हाइपोथेटिकल फोर्स होता है जो कि इनर्शिया के कारण जनरेट होता है। आपने कभी-कभी जैसे मान लो सूडो फोर्स आपने कहां फील किया जैसे मान लो बस में आप बैठे हो और बस वाले ने एकदम बस शुरू करके एकदम एक्सीलरेटर पे पैर रख दिया तो जैसे वो आगे बढ़ाएगा आप पीछे की ओर चले जाएंगे और जैसे वो ब्रेक लगाता है तो हम आगे की ओर चले जाते हैं। ऐसा होता है क्या? ये तो करा होगा फील लाइफ में। ऐसे आप किसी झूले में बैठे हो बड़े से ड्रैगन टाइप झूले में और जब वो ऐसे झूल रहा है तो जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो आपको गुदगुदी होती है याद है आपको थोड़ी फ्री ग्रेविटी फील होती है एक्चुअली इसलिए। और जब नीचे से ऊपर जाते हो वापस रिलैक्स फील होता है। तो इस टाइप की फीलिंग आती है क्या? तीसरा केस अगर आप एक लिफ्ट में बैठे हो लिफ्ट को जैसे आपने बोला कि भैया मुझे यहाँ पे आप थर्ड फ्लोर पे आपको ग्राउंड फ्लोर पे जाना है जब करते हो एकदम से लिफ्ट शुरू होती है तो थोड़ी देर के लिए हमें थोड़ा सा फ्री ग्रेविटी टाइप फील होती है। आ रही बात समझ में? तो ये यहाँ पर बात समझ में आई कि हमें जो भी होता है वो एक्चुअली ये वाली चीज जो फील होती है हमें ये किसकी वजह से होती है? सूडो फोर्स के कारण। बात समझ में आ गई? जैसे बस में आप बैठे हो बस वाले ने ब्रेक लगाया तो आप आगे की ओर चले जाते हो ऐसे तो वहां पे आपको किसी ने धक्का तो नहीं मारा आगे की ओर लेकिन फिर भी आप आगे की ओर चले गए क्या? क्यों? इसका रीजन क्या होगा? इनर्शिया। क्या होता है? इनर्शिया। आपने अगर अपने पैरों को देखा होगा जैसे बस वाले ने ब्रेक लगाया तो आपके पैर तो रेस्ट में आ गए लेकिन अपर बॉडी अभी भी क्या है? मोशन में। इस वजह से आप थोड़ी सी दूर आगे की ओर चले जाते हैं। बात समझ में आ गई? तो क्लियर है यार ये सारी चीजें। आपने कभी-कभी आपने बोला था कि आप अगर कोई गाड़ी चलती हुई तो आपको थोड़ी देर उसके साथ दौड़ना पड़ेगा उसके बाद आपको रोकना पड़ेगा बट डायरेक्ट कुछ जाएंगे तो घसीटा जाएंगे। फिर मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूं ये चीज ठीक है। तो चलिए सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स एक्चुअल में लिखिएगा इसमें सूडो फोर्स एक हाइपोथेटिकल फोर्स है। सूडो फोर्स Pseudo force is a hypothetical force. Pseudo force is a hypothetical force
pseudo force is a hypothetical force. It is applied on any particle. It is applied on any particle when particle motion is non-uniform. When particle motion is non-uniform. Non-uniform का मतलब समझ में आ गया बेटा कि जहां पर एक्सेलरेशन हो या फिर रिटार्डेशन हो वहीं पर ये फील होती है। बात समझ में आ गई? तो अब यहाँ पे अच्छे से समझना है इस केस को। अगर मान लो कोई पार्टिकल है और इसकी जो मोशन है वो है एक्सेलरेशन हो रहा है यहाँ पे। अच्छे समझना यहाँ पे ये पार्टिकल है कोई m, ठीक, और ये इधर की ओर मूव कर रहा है आगे की ओर और ये इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है a है। अरे बात समझ? अच्छा जब आपने देखा होगा बस में आप बैठे हो, बस वाले ने एक्सेलरेट की गाड़ी को एकदम मतलब स्पीड बढ़ाई तो आप पे फोर्स कहाँ लगता है बताओ जरा? पीछे आप पीछे उड़ जाते हैं। तो सीधी सी बात है कि आपने एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में लेगा मतलब सूडो फोर्स यहाँ पे इधर मिलेगा और ये इसकी वैल्यू की F = ma। ये पढ़ चुके हो क्या आप इतना सा ये? F = ma पढ़ा है क्या आपने? तो सूडो फोर्स अगर एक्सेलरेशन आगे की ओर तो पीछे की ओर लेगा उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? ma। क्लियर है यहाँ तक की बात समझ में आ गई? ये तो आपने देखा होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है बेटा? ब्रेक लगाना होता है क्या? तो मान लो कि ये कोई m पार्टिकल है और ये आगे की ओर रिटार्डेशन मोशन कर रहा है मतलब ब्रेक लगाया है। तो यहाँ पे रिटार्डेशन के केस में आप कहाँ जाते हो बताओ जरा? आगे की ओर जाते हो मतलब इसमें फोर्स रहेगा वो रिटार्डेशन की डायरेक्शन में रहेगा। तो याद रखें सूडो फोर्स हमेशा एक्सेलरेशन के तो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और रिटार्डेशन के सेम डायरेक्शन में लगता है। रिटार्डेशन समझते हो ना यार? जब स्पीड कम हो रही हो, क्लियर है मेरी बात समझ में आ गई? तो सूडो फोर्स ऑलवेज अप्लाई इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन एंड इन द डायरेक्शन ऑफ द रिटार्डेशन। तो ये नोट करके लिख लो आप, सूडो फोर्स ऑलवेज अप्लाई, नोट कर लीजिएगा ये क्योंकि आपको याद रह जाएगा नोट करने में। सूडो फोर्स ऑलवेज अप्लाइज in the opposite direction of acceleration and in the direction of retardation, रिटार्डेशन के तो डायरेक्शन में लगता है और यहाँ पे एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। बात समझ में आ गई? आप भी अगर अपनी मोशन एक्सेलरेटिव रखोगे तो आपके ऊपर भी कहाँ लगेगा? अगर आप आगे भागोगे तो आप पे पीछे, जब आप ब्रेक लगाओगे तो आपसे कहाँ लगेगा? आगे की ओर। बात समझ में आ गई? तो सूडो फोर्स हमेशा कहाँ लगता है बेटा? एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में और रिटार्डेशन की डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Every action is equal and opposite reaction। समझ में आ गया था? उसके बाद आपने पढ़ा है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। उसमें 4 स्टेप बताई थी। 4 स्टेप से आप किसी भी चीज का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो। उसके बाद बात करते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन सोल्व करना आपको आता है। अगर मान लो आपके पास 2 वेरिएबल है और दोनों तो 2 वेरिएबल सोल्व करने के लिए कितनी इक्वेशन की जरूरत पड़ती है? हमें 2 की चाहिए, 2 इक्वेशन चाहिए। तो वहां से हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। पता है ना तो सभी को? 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है शायद, है ना? स्ट्रेट लाइन वगैरह का 10th क्लास में पूरा ज्योमेट्री तो पढ़े हो आप लोग? पूरे 10th क्लास में पढ़ा क्या आपने? पूरा ज्योमेट्री पढ़ा है आपने? स्फीयर क्या होता है, उसका एरिया, वॉल्यूम, ये सब ऐसे कुछ पढ़ा है? चलिए, तो अब यहाँ से हम सूडो फोर्स के बाद आगे बढ़ते हैं और इस जो 2020 नीट में जो टाइम मतलब प्रॉब्लम्स आई थी उसके गोल करते हैं। अब देखो पूरा एक्सेलरेशन वाले कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहली चीज पढ़ते हैं हम पुली प्रॉब्लम्स। लिखिएगा पुली प्रॉब्लम्स। पुली प्रॉब्लम्स। कोई भी किसी को कहीं पर भी डाउट हो तो मुझे बताइएगा, शर्माए नहीं बिल्कुल। पुली प्रॉब्लम्स। पुली जानते हो आप लोग? कहाँ पे देखिए पुली आपने? पुली क्या होता है? अरे घिरनी होती है ऐसे गोल गोल, है ना, जिसपे रस्सी ऐसे चढ़ी होती है। अरे पानी नीचे वो घिरनी वही होती है। घिरनी को बोलते हैं, हिंदी में उसे घिरनी बोलते हैं, ऐसे
बोलते हैं पुली। और भी कहीं जगह आपने देखा होगा कि मान लो कोई ट्रक है वो क्रैश हो गया तो वहां पे उसको एक क्रेन उठाने आती है ना, वो क्रेन उसे टांग ले, तो उसका जो सिस्टम है उसमें पुली लगा होता है पूरे उसमें। आपको पता है आप अपने एक हाथ से आप 10 टन वजन उठा सकते हो आपको। अब ये तो असंभव लगता है जनरली अगर देखा जाए तो, लेकिन अगर फिजिक्स साथ में है तो बिल्कुल उठा सकते हो आप। अपने से 100 गुना ज्यादा वजन उठा सकते हो, अपने से कई मल्टीपल में आप वजन उठा सकते हो एक हाथ से। बस आपको कुछ टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा, लाइक मशीन्स वगैरह जो पुली सिस्टम है इस तरह का। तो हम लोग सारी चीजें पढ़ेंगे। तो पुली प्रॉब्लम्स, ठीक। अब ये पुली प्रॉब्लम्स में कैसे सोल्व करेंगे ये आप समझना है। पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे पुली प्रॉब्लम्स। तो पुली प्रॉब्लम में सबसे पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे देखना है। मतलब जहां पर हम इसमें स्ट्रिंग्स जो लेंगे उन स्ट्रिंग्स को हम यहाँ पे आइडियल लेंगे। कैसे लेंगे बेटा? आइडियल। आइडियल का मतलब अगर मास जो होगा उनका 0 होगा, जो भी हमें अगर मान लो गिवन नहीं है तो हम सारी स्ट्रिंग्स का को कैसे मानेंगे? आइडियल स्ट्रिंग्स, उनका कोई भी मास नहीं होगा। आ रही बात समझ में? सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर स्ट्रिंग्स हमने आइडियल ले ली है, ये वाला सर को समझ में आ गया बेटा? आइडियल स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है कि हम मास को नहीं लेंगे उनका, ठीक है, कि हमारी जो आइडियल स्ट्रिंग है उसके बाद अगर स्ट्रिंग एक सिंगल स्ट्रिंग, जैसे मान लो कोई भी अगर एक सिंगल स्ट्रिंग है, सिंगल स्ट्रिंग, तो उस सिंगल स्ट्रिंग पर जो टेंशन होगा वो सेम होगा एट ईच पॉइंट। एक और याद रखने बात कि अगर स्ट्रिंग आइडियल है हमारी, तो कोई भी एक सिंगल स्ट्रिंग है, मतलब अगर एक स्ट्रिंग पूरी आप उसको आप ऐसे रोड इस तरह कैसे भी कितनी बड़ी कर दो, कितनी बड़ी रस्सी हो, तो उस पे सभी पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो क्या मानेंगे अपन? सेम मानेंगे। ये भी बताता हूँ इसका मतलब हर चीज का। यहाँ तक का चीज समझ में आ गई? एक यहाँ पे साथ में एक कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कॉन्सेप्ट ये है कि भैया अगर यहाँ पर किसी पर भी टेंशन पड़ता है, जैसे मान लो कि किसी स्ट्रिंग पे मतलब T है, दूसरी में 2T है, तीसरी में 3T है और ऐसे किसी में क्या है? NT है। तो उससे जुड़े हुए ब्लॉक का एक्सेलरेशन मान लो अगर यहाँ पर A है तो इसमें क्या हो जाएगा? A/2, यहाँ पे A/3 और यहाँ पे बात समझ में आ गई? अगर आप आगे बढ़ रहे हो, आपको अगर पीछे से खींचा तो जितनी ज्यादा टेंशन रहती है उतनी एक्यूरेसी कम हो जाती है क्या? है ना? तो टेंशन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्यूरेसी, मतलब एक्सेलरेशन की। तो लाइफ में कभी भी टेंशन तो लेने का ही नहीं, ठीक है, दो चाहे कितना भी, वो अलग बात है। तो जितना टेंशन बढ़ाएंगे वो आप एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? उतना कम हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट्स है जो आपने याद रखना है। पहले सारी स्ट्रिंग्स अगर हमें कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम सारी स्ट्रिंग को क्या मानेंगे? आइडियल। मतलब उनका मास कितना मानेंगे? 0। दूसरा, कोई भी सिंगल स्ट्रिंग है तो उसमें टेंशन जो होगा वो हर पॉइंट पे क्या होगा? सेम। ये 3 कॉन्सेप्ट है जिससे दुनिया के जितने भी पुलिस रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो सारे अपन से बन जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो पहला प्रॉब्लम्स बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे हम प्रॉब्लम नंबर 1, बिल्कुल बेसिक है, ये कुछ है ही नहीं। जैसे मान लो हमारे पास 2 ब्लॉक्स रखे हुए हैं, जिसमें एक को मैंने यहाँ पे नाम दे दिया M2 और एक को दे दिया यहाँ पे M1। अरे बात समझ में? ऐसे आपने बिल्कुल सिंगल, ये 2020 का नीट प्रॉब्लम ऐसे ही था, बिल्कुल सा। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि मान लो यहाँ पे M2 जो है वो ग्रेटर देन है M1। तो अच्छा ये कहाँ की ओर जाएगी बताओ जरा? नीचे की ओर जाएगी। मैं आपको सिर्फ एक स्टेप का आंसर भी सिखा दूंगा कि एक स्टेप में आपको देखते से आंसर कैसे आ जाए, ठीक है। तो आपको जब भी सिर्फ कभी कोई प्रॉब्लम आए तो आपको ऐसे करना है जो मैं बताऊंगा। ये तो सिर्फ एक लॉन्ग प्रोसेस ले लेते हैं अपन से। अगर मान लो कोई पूछे तो जैसे मान लो M2 तो ये नीचे की ओर जाएगा क्या? yes. तो इसको एक्सेलेरेशन नीचे मान लेते हैं और ये भी इससे जुड़े हैं तो इसको क्या मान लेते हैं? ऊपर। मैंने बोला कि अगर आइडियल स्ट्रिंग है तो इसके सारे पॉइंट्स पे टेंशन क्या होगा? सेम होगा। ये पूछा है मैंने, अगर कोई सिंगल स्ट्रिंग है और तो सारे पॉइंट्स पे टेंशन क्या है? सेम। तो अपन इसका स्ट्रिंग का मास कितना मांग रहे हैं यहाँ पे? 0 मांग रहे हैं। और जितनी भी घिरनी या पुली है वो भी आइडियल मान रहे हैं, मतलब उनमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। बात समझ में आ गई? चलिए तो अच्छा इसके ऊपर अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो सबसे पहले मैं यहाँ पे M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। चलो तो M1 का आप ही लोग मुझे बताएंगे कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इसमें।
चलिए भैया M1 नीचे की ओर कौन सा फोर्स लगेगा बताओ जरा। M1G M1G लगेगा क्या? अच्छा इससे रस्सी किधर जुड़ी हुई है? ऊपर को जुड़ी हुई है। तो अच्छा इस पे टेंशन कहाँ लगेगा बताओ जरा। बात समझ में आ गई? अच्छा ये एक एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो इस पे शूडो फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे। एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो शूडो फोर्स कहाँ लगेगा? उसका अपोजिट डायरेक्शन लेगा। तो यहाँ पे कहाँ लगेगा बताओ जरा। नहीं आया समझ में? वापस देखो M1 नीचे क्या लगाएंगे हमेशा? ग्रेविटेशन। ऊपर रस्सी जुड़ी है तो क्या लग गया? टेंशन। ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो शूडो फोर्स कहाँ लगा इसमें? नीचे। क्या लगाना है? ऊपर वाले फोर्स बराबर T इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ जरा। क्लियर है यहाँ तक? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए दूसरा M2 इसका भी आप ही बताएंगे मुझे। बताओ जरा नीचे क्या लग रहा है बताओ जरा। ऊपर रस्सी जुड़ी है तो टेंशन ऊपर की ओर, जहां इधर रस्सी जुड़ी उधर लगता है। अच्छा ये नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन से तो शूडो फोर्स इसमें कहां लगेगा? ऊपर। ये नीचे आ रहा है ना? नीचे आ रहा है तो इसमें कहां लगेगा? ऊपर की ओर। क्या बात है यार, तुम लोग इतनी आसानी से समझ गए इन प्रॉब्लम्स को। यू आर ग्रेट। M2 यहां पे भी ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स। ऊपर क्या लग रहा है बताओ जरा। T प्लस M2 है, दोनों ऊपर लग रहे हैं क्या? नीचे क्या लग रहा है? इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक का चीज समझ में आ गया सारी चीजें? अब मैं क्या करूँ, ये T की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से सेकंड में पुट कर दूं क्या? तो चलिए भैया करते हैं अपन। बोल तो T की जगह क्या रख दूं मैं? M1A प्लस M2A इज इक्वल टू। इज दैट क्लियर? मैंने बस T की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। यहाँ से A वालों को एक साइड रख देते हैं तो यहाँ से ये इधर बच गया M1A प्लस M2A। इस वाले को इधर भेज देते हैं G वाले को, तो M2G माइनस M1G। यहाँ पे M1 प्लस M2 हो गया क्या? इसको भेज दिया नीचे तो ये हो जाएगा M1 प्लस M2। आ रहा है क्या ये वीडियो में? इधर का आ रहा है? यस आ रहा है ना? हाँ सर। तो यहाँ पे A कितना हो गया? M2 माइनस M1G अपॉन M1 प्लस M2। समझ में आ गया? A कॉमन ले लिया, इसको नीचे भेज दिया, इधर G कॉमन ले लिया, तो बस ये हमारा फाइनली आंसर आ जाता है। अब इस प्रॉब्लम को अपन एक स्टेप में कैसे करेंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि सिर्फ एक स्टेप में, इतना तो करना भी नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक स्टेप लगाया और आंसर आ गया 10 सेकंड के अंदर। तो अभी 10 सेकंड आंसर की मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, पहले आप इसको क्या कीजिए नोट कीजिए। ऐसी प्रॉब्लम करें हम तो यहां से सोल्व हो जाएंगे। तो चलिए आपको क्या करना है, सबसे पहला केस, अगर आपको कोई भी पुली दे रखा हो या कुछ भी सिस्टम दे रखा हो, आपको एक साइड से मोशन करा देना है। आप चाहे इसको उल्टा भी करा सकते हो या इधर, आपकी मर्जी पड़े इधर। आप चाहे तो छोटे को नीचे नीचे करा दो, बड़े को ऊपर कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। अगर आपका आंसर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका आंसर सही है, बस आपने डायरेक्शन क्या लिए? अपोजिट लिए। बात समझ में आ गई? बस आपने डायरेक्शन क्या लिए बेटा? अपोजिट। क्लियर है यहाँ तक? किसी को भी एक साइड मोशन करा दोगे। अब देखो यहाँ पे तो याद रखें आपको, नीचे जो भी अच्छा ये मोशन हो रही है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है बताओ जरा? ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है क्या? यस। अगर इसको इसकी मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपको कुछ यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक याद रखना है। ये शॉर्ट ट्रिक बहुत इजी है ये। अगर कहीं पर भी नीचे की ओर मोशन जो भी होगी उसको आप लोगे पॉजिटिव। क्या लोगे बेटा? पॉजिटिव। ऊपर वाली मोशन को आप यहाँ पे लोगे नेगेटिव। इधर अगर दाएं या बाएं जो भी है इसको आप लोगे जीरो। क्या लोगे? जीरो। ऐसे अगर मान लो इंक्लाइन प्लेन पे हो रही है, बस ये एक बार याद रखने का। उसके बाद आपसे देखो अब प्रॉब्लम में करता हूँ फटाफट, एक सेकंड भी नहीं लगेगा, मैं डायरेक्ट प्रॉब्लम देखिए आंसर। इंक्लाइन प्लेन पे अगर इस तरह से नीचे की ओर हो रही है, किसी एंगल थीटा से इस तरह से नीचे की ओर हो रही है, तो यहाँ पे आप पॉजिटिव तो सॉरी नीचे की ओर तो पॉजिटिव लोगे, बस यहाँ पे जो भी mg है उसके साथ sin थीटा का मल्टीप्लाई कर देना। ऐसे ही अगर ऊपर की ओर हो रही है, अभी आपको सिर्फ लिख लेना है ऐसे, मैं बताता हूँ कैसे। और यहाँ पे ऊपर की ओर हो रही है तो क्या लेंगे? नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? sin थीटा से। अब देखो मैं बताता हूँ कैसे। जैसे सिर्फ ये तो एक कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है शॉर्ट ट्रिक।
नीचे के लिए पॉजिटिव, ऊपर के लिए नेगेटिव, दाएं बाएं के लिए जीरो। इंक्लाइन प्लेन पे अगर नीचे हो तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इंक्लाइन प्लेन पे अगर ऊपर की हो तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन नेगेटिव लेंगे। अब देखो यहाँ पे किस तरह से, जैसे अपन ने ये वाली प्रॉब्लम ली अभी, ये वाली प्रॉब्लम की अपन ने। अब देखो एक ही स्टेप में आंसर कैसे आएगा। मैं आपको यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दे रहा हूँ। जैसे मान लो इस टाइम का नीट में आया है क्वेश्चन, जैसे मान लो ये बेटा 5 kg है और ये वाला क्या है 2 kg है। ठीक, आप क्या करोगे, किसी को भी एक साइड ऐसे मोशन करा दो, तो ये मुझसे बड़ा है तो मैं इसको क्या ऐसे नीचे भेज दिया, मैंने एक्सेलरेशन नीचे भेज दिया, इसको क्या भेज दिया ऊपर भेज दिया। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, डायरेक्ट एक्सेलरेशन का कैसे निकालेंगे। देखो नीचे की ओर आ रहा है तो क्या लेंगे पॉजिटिव प्लस 5 ले लिया, ये ऊपर जा रहा है क्या माइनस, सॉरी कितना है ये 2g डिवाइडेड बाय, दोनों को जोड़ दोगे, जितने मास है सबको आपस में क्या कर दोगे जोड़ दोगे 5 + 2। तो एक्सेलरेशन देखो डायरेक्ट आ गया है, कितना आ जाएगा 3/7। बात समझ में आ गई। चलिए अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा दे रखा हो, ये इंक्लाइन प्लेन यहाँ पे पुली दे दी, यहाँ पे ब्लॉक, यहाँ पर भी ब्लॉक, इस तरह से कोई सा भी क्वेश्चन देखो कैसे हम यहाँ पे ये 5 ले लेते हैं, ये मान लो 30 डिग्री दे दिया, ये 5 kg, और ये मान लेते हैं अपन इसे भी कितना kg मानो आप बता दो, कितना kg मान लो 10 kg मान लेते, जो आपको सही लगे वो मान सकते हो। ठीक है, अच्छा इसको नीचे भेज, किसी को भी एक को ऊपर नीचे भेज दिया तो ये नीचे गया तो ये कहाँ जाएगा बताओ, ऊपर जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे एक स्टेप में आंसर लाना है, तो किसी के अगर मैंने बोल दिया, मैं इसको अगर मान लो इसको मैं उल्टा भी कर देता, तो उल्टा कर देता तो आपका आंसर तो यही आता, बस आगे क्या लग जाता नेगेटिव। तो माइनस का मतलब ये कि आपने डायरेक्शन गलत ली, आपका आंसर तो वही का वही है। चलिए अब देखो इसको, देखो अब यहाँ पे एक स्टेप में आंसर लाऊंगा मैं इसका, नीचे जा रहा है क्या तो पॉजिटिव लूंगा कि नेगेटिव प्लस का 10g, आ रही बात समझ में। ऊपर जा रहा है लेकिन इंक्लाइन प्लेन पे तो ऊपर जाए तो क्या लूंगा माइनस 5, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, थीटा कितना है 30 और डिवाइडेड बाय, सबको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 10 प्लस जितना मास सबको जोड़ देंगे, तो एक्सेलरेशन 10g माइनस 5 sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 15। अरे बात समझ में। हाँ तो ये 5/2 तो ये कितना 20 माइनस 5 15g/2 हो जाएगा, क्या आएगा देखो जरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है आपको, डिवाइडेड बाय 15 से 15 कितना आ गया आंसर बताओ जरा g/2 मीटर पर सेकंड। नहीं आया मेरी बात समझ में आई है, किसी भी प्रॉब्लम को कर लोगे तो अभी मैं आपको 2-3 प्रॉब्लम बैक टू बैक देता हूँ, फिर आपको करना है, ये समझ में आ गया ना किस तरह से करना है बेटा। तो इसको नोट कीजिएगा दोनों को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे मैंने पूछा फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन, तो एक्सेलरेशन तो निकाल लेंगे अपनी शॉर्ट ट्रिक से। तो मान लो बंदे ने टेंशन पूछा तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे, याद है सभी को एलबीडी बनाना, और वहां से टेंशन निकाल सकते हैं। इसमें सिर्फ इसी क्वेश्चन में आपको टेंशन और ये निकालना है एक्सेलरेशन, बाकी दो प्रॉब्लम्स में आपको कुछ नहीं निकालना, बाकी दो प्रॉब्लम्स में आपने मतलब इस तरह से रखा है, दूसरी ये वाली प्रॉब्लम, यहाँ पे एक पुली लगी हुई है, यहाँ पे एक पुली लगी हुई है, और यहाँ पे लगा दिया आपने एक ब्लॉक, ठीक, और ये दे रखा है अपना 5 kg, ये 3 kg, और ये दे रखा है 2 kg, ठीक भैया। और ये 30 की वाली प्रॉब्लम, दिखने में जितनी बड़ी प्रॉब्लम वैसे है नहीं, बहुत आसान है। इस तरह से आपको ये इस तरह दे रखा है, ये दे रखा है 53 डिग्री, ये दे रखा है 37 डिग्री, ये 90। अच्छा साइन 53 की वैल्यू याद है क्या सभी को, कितनी होती है 3/5 नहीं 4/5, हाँ 4/5 बताया था मैं आपको। साइन 37 डिग्री की वैल्यू होती है 3/5 एंड साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5, ठीक है। तो आपको ये तीनों प्रॉब्लम करनी है, और इन तीनों में सिर्फ आपको इन दोनों में सिर्फ एक्सेलरेशन निकालना है, फाइंड एक्सेलरेशन, एंड इसमें भी फाइंड एक्सेलरेशन। चलिए
वैसे आई थिंक सो कि सभी का आ गया होगा। किसी भी एक को नीचे भगा देंगे, इसको कहां भगा देंगे, ऊपर। ऐसे करना किया है। अच्छा एक्सेलरेशन नीचे जा रहा है 10g प्लस देना है। अच्छा ये ऊपर जा रहा है तो क्या होगा बताओ जरा, माइनस 5g डिवाइडेड बाय, दोनों को जोड़ देंगे 5 प्लस 10 डायरेक्टली 15। तो 10 माइनस 5 इज 5g डिवाइडेड बाय 15। तो यहां से 1 इक्वल टू कितना आ गया, g/3 मीटर पर सेकंड। g/3 हो गया क्या? इज दैट क्लियर? एंड व्हाट इज द टेंशन? अब तो टेंशन के लिए कुछ भी करना, आप किसी भी एक को पकड़ के उसका एफबीडी बनवा दो यार, इसका बना दो। अच्छा ऊपर की ओर क्या लग रहा है बताओ जरा, टेंशन। नीचे की ओर ग्रेविटेशन 5g। ये ऊपर भाग रहा है एक्सेलरेशन से, तो सूडो फोर्स कहां लगेगा बताओ जरा, नीचे लगेगा। ऐसे कुछ किया क्या हमने? तो क्या हो गया, टेंशन इक्वल टू यहां से आ गया अपना 5 ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स। यही किया क्या हमने? ऊपर t नीचे 5g प्लस 5a। सारे बच्चों ने यही किया होगा। यस 5 a की जगह कितना हो गया, g/3 3 इधर आ गया 15 प्लस 5 20g/3 20g/3। क्या बात है, ये आया सभी का? Yes, yes. कोई मसला किसी को याद? नहीं सर। समझ में आ गया बेटा यार? चलिए ये तो सेकंड वाले की बात करते हैं, मतलब इसकी, ये तो फर्स्ट वाला था। सेकंड वाले में देखो जरा, किसी एक को नीचे भगा दिया, इसको ये इधर जाएगा और ये कहां जाएगा, ऊपर। चलिए भैया एक्सेलरेशन नीचे जाना है, प्लस दूंगा कि माइनस? प्लस 5g दाएं बाएं 0 मतलब ये 0 कर दिया। हां ऊपर -2 है। बात समझ आ गई? सबको जोड़ेंगे यहाँ पे 5 प्लस 3 प्लस 10 तो 10 तो 1 5 माइनस 2 कितना हो गया बेटा? 3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 प्लस 10 इज दैट क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। इसको मैं इधर भगा रहा हूँ, आप चाहे तो इधर भगा सकते हो। आपका आंसर अगर नेगेटिव आ जाता है तो आपका ऐसा नहीं कि आपका आंसर सही रहेगा, बस आपने डायरेक्शन क्या लिए, उल्टी ली, गलत नहीं, बस और कुछ बाकी सब वही है। चलिए भैया इसको इधर भगा रहे हैं, ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है तो क्या होगा बताओ जरा, प्लस हो गया। यस 5g sin कितना है एंगल इसका, 53। ये ऊपर जा रहा है तो क्या लूंगा, माइनस 5g sin 37 डिवाइडेड बाय कितना होगा, 5 प्लस 10 अरे बस यस यस इक्वेशन नंबर 3 एक्सेलरेशन 5g। अच्छा sin 53 की जगह मैंने क्या लिख सकता हूँ, माइनस 5 3/5 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5 10 5 से 5 कैंसिल 5 से 5 आ गया। कितना हो गया, 4g 4g minus 3g upon 10 g/10 समझ में आ गया? यस सर बेटा? यस ये सबसे शॉर्टेस्ट तरीका हमने नीट में आया था, ये वाला क्वेश्चन इस बार। हाँ तो कितना टाइम लगेगा इसको, इसका एक्सेलरेशन निकालना था, कितना टाइम लगेगा इसको निकालने? 10 से 15 सेकंड। अरे पढ़ाने के बाद देखा नहीं होगा तो ये ऐसे आते हैं भैया कभी तो याद रहे भाई बेटा, बस ये शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह याद रखना है आपको, तरीके से समझना है। तो चलो भैया कर लीजिए इसको।